ओके, तो आज जो हमारा लेसन 4 जो है, द मैन हु स्वैलोड ए स्नेक, और आपने देखा है कि इट इज़ एन अडॉप्शन फ्रॉम रूमीज़ मसनवी। मौलाना रूम जो थे ये उन्हीं की किताब मसनवी से लिया गया है। इसका असल में टाइटल कुछ और है इस कहानी का। वहाँ पर मसनवी में टाइटल जो है दैट इज़ एक्चुअली द राइडर एंड द मैन हु स्वैलोड ए स्नेक। यानी अगर आप मसनवी में इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो, और मसनवी के ट्रांसलेशन में आप इसको देखेंगे तो वहाँ पर असल में इस कहानी का असल जो उसका जो टाइटल है, उसका टाइटल जो है द राइडर एंड द मैन हु स्वैलोड ए स्नेक, उसका असल। तो यहां पर इन्होंने शार्ट करके इसको लिखा है कि द मैन हु स्वैलोड ए स्नेक। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे एक बात आपको बतानी है कि ये एक स्पिरिचुअल पैराबल है। स्पिरिचुअल पैराबल एक ऐसा इस्तिआरा है या एक ऐसी बात कही गई है एक सटल तरीके से, जिसमें यह समझाया गया है कि आपको कभी भी पता नहीं चलता है कि जो आपको दुनिया में मुश्किलात आते हैं इससे आप ही को फायदा होता है। असल में मौलाना रूमी ये समझाने की कोशिश कर रहा है इस कहानी से। उसने बहुत सारी हिकायात, बहुत सारी कहानियां उसमें लिखी है। ये मसनवी की दूसरी मतलब वॉल्यूम जो है उसमें ये कहानी लिखी हुई है, असल में पर्शियन में लिखी हुई है वो, तो उससे ये ट्रांसलेट करके इसको रखा गया है। और असल कहानी का मोरल ये है, मतलब ये है कि आपको कभी भी पता नहीं चलता है कि जो मुसीबत मुझे आई थी उसमें मुझे ही फायदा था, उसमें मुझे ही फायदा था। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट कुरान के जो है सूरा अलम नशरह लक का जो आप पढ़ते हैं सूरह नशरह में, वहाँ पर भी है कि अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी जब आप मुश्किलात देखते हैं तो असल में मुश्किलों में ही आसानियां होती है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब टीचर आपको सख्ती करता है, आपको लगता है मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन आगे चलकर क्या इस मुश्किल से क्या होता है, आपकी लाइफ में आसानी आ जाती है। यू गॉट इट। आपको कभी यह पता नहीं होता है कि आपका जो आज का मुश्किल जो है वो कल आपको कितना फायदा दे सकता है। तो ये इस कहानी का असल में मॉरल है। मैंने मॉरल आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगर ये बात आपको पहले से पता नहीं होगी और तब जाके आप इस कहानी को ऐसे ही नज़रअंदाज कर जाते हैं और इसको हम समझने से कासिर रहते हैं। तो ये बात हमने पहले कर दी है। और मैंने पहले ही कहा एडॉप्टेशन होता है, यानी जब किसी चीज़ को दूसरी मर्तबा कोई, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि एक एडॉप्टेशन हमने पढ़ी, उसमें गुलिवर स्ट्राउलर से हमने पढ़ी, समझ रहे हैं। तो इसी तरह ये भी एक एडॉप्टेशन है, रूमी से लिया गया है। दैट इज व्हाई इट इज लास्ट में इसको लिखा है अडॉप्टेड फ्रॉम रूमी, अडॉप्टेड फ्रॉम रूमी। तो ये रूमी की कहानी मसनवी से लिया गया है, रूमी की मसनवी से। सो वन डे ए वाइज मैन वाज राइडिंग अलोंग ए रोड व्हेन ही केम अक्रॉस ए मैन हु वाज फास्ट एस्लीप। तो एक दफा का जिक्र है या एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स जो था ये अपने घोड़े पर सवार था। ही वॉज राइडिंग अलॉन्ग ए रोड। तो यहां पर हम यूजुअली राइडिंग से मुराद लेते हैं कि घोड़े पर था, राइडिंग से मुराद लेते हैं घोड़े पर था। असल कहानी में वो गधा था वो गधे पर जा रहा था। किस पर? वो गधे पर जा रहा था। समझते हैं मेरी बात? तो हम यूजुअली इसको जब हम ट्रांसलेशन में बताते थे वो राइड कर रहा था तो हमें दिमाग में क्या आता है? घोड़ा आता है। लेकिन मैं असल कहानी की आपको बात कर रहा हूं। असल कहानी में वो गधे पर जा रहा था। As he passed by, जब वो वहां से गुजरा, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. उसने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सिरकता जा रहा है एक बड़ा अजदहा, एक स्नेक उस आदमी के मुंह से, उसके पेट में सिरक रहा है, घुस रहा है, जो सोया हुआ था। यानी शिंगमितिस नफरस क्या गसन अस्किन सरफ नेंगलित। तो ये शख्स देख रहा है जो अपने घोड़े पर या गधे पर सवार था। द वाइज मैन डिसमाउंटेड क्विकली। अब यहां पर आप याद रखिए, इस
मैं इस लेसन में आपको आगे जब आपको एक्सरसाइज करनी होगी तो आप वहां देखेंगे कि अपोजिट्स हम बनाते हैं, प्रीफिक्स से भी हम अपोजिट बनाते हैं। यह असल में माउंटेड हमने पढ़ा, उसमें जब हमने वहां पर पढ़ा था सूर्य सिंह के बारे में, तो ही माउंटेड ऑन हिज हार्ट्स, ये उसी से डिसमाउंटेड बनाया हुआ है, उसका अपोजिट बनाया हुआ है। डिसमाउंट उतरना, माउंट घोड़े पर चढ़ना, डिसमाउंट घोड़े से उतरना। बात समझ में आई? तो ये आगे चलकर एक्सरसाइज में आपको होगा, इसकी तरफ ध्यान रखिए, फिर आपको वहां आसान हो जाएगा समझना। सो द वाइज मैन डिसमाउंटेड क्विकली। आप डिसमाउंटेड से आप क्या मुराद लेंगे? यानी वो घोड़े से उतर गया या गधे से उतर गया, एंड ट्राइड टू सिक्योर द स्नेक अवे, और उसने डराना चाहा इस स्नेक को और उसको वहां से हटाना चाहा। लेकिन आप जानते हैं कोई भी जानदार तभी डरता है, तभी वो सिक्योर होता है जब वो आपको देखे। लेकिन सांप चूंकि सिरक गया था उसके मुंह में, वो उसको देख नहीं पा रहा था, तो और सांप सुनता नहीं है, उसके कान नहीं होते हैं, तो इस वजह से उसके चलाने से कोई फायदा नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं क्यों, क्या ऐसा क्यों हुआ? उसने चाहा था कि उसको डराए, उसको वहां से भगाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसका मुंह जो था उसके गले से नीचे उतर गया था। सो बट टू नो अवेल, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मकसद हासिल उसको नहीं हुआ। टेकिंग अप हिज क्लब, उसने अपना डंडा उठाया, या जो कोई डंडा उठाया उसने। ही स्ट्रक द स्लीपिंग मैन विथ सेवरल पावरफुल ब्लोज। अब उसने किसको मारना शुरू कर दिया डंडे से? उस शख्स को जो सोया हुआ था, अब उसको डंडे से मारना शुरू कर दिया। किसको मारना शुरू कर दिया? डंडे से मारना शुरू कर दिया। किसको? जो सोया हुआ था। आप यही हो? आर यू ओके? ओके। अवेकनेड अब्रप्टली फ्रॉम हिज स्लीप, और वो हड़बड़ा कर अचानक बेदार हो गया अपनी, अब्रप्टली, अचानक से। बेचारा सोया हुआ था, इतना सोया हुआ था, मुंह खुला हुआ था, खराटे मार रहा था और सांप घुस गया, उसको पता ही नहीं चला, इतना सोया हुआ था। यही इंसान के साथ होता है। असल में मैंने कहानी के शुरू में आपको बताया, इंसान को पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और जब उसको उस काम में करते हुए कोई मुश्किलात, दुश्वारी होती है, तो वो समझता है शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उसके साथ क्या हो? उसके साथ सही हो रहा होता है, क्योंकि उसने कोई गलती पहले से की होती है। ये उसका अजाला करता है, ये आगे वाला जो मुसीबत उसको आती है। द मैन फ्लेड फॉर सेफ्टी टू ए नियर बाई ट्री। अब वो डर गया, एब्रप्टली उठा, कोई शख्स उसके सामने डंडा लेके उसके पीछे भाग रहा है, मार रहा है, उसको पीट रहा है, तो वो भागा और एक दरख्त के नीचे चला गया। इट वॉज एन एप्पल ट्री, लेकिन ये दरख्त जो था ये एप्पल ट्री, यानी ये सेब का दरख्त था। इट वॉज एन एप्पल ट्री एंड द ग्राउंड अराउंड इट वॉज कवर्ड विथ रॉटन फ्रूट, और इसके गिर्द बहुत सारे एप्पल गिरे हुए थे, लेकिन वो सड़े हुए थे। रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। ईट देम ऑर्डर द वाइज मैन। इस दाना आदमी ने उसे कहा फौरन फटाफट शुरू करो खाना, जितने भी यहां पर ये पड़े हुए सड़े हुए मेवे हैं इनको खा लो। स्टफिंग द माउथ ऑफ द टेरिफाइड मैन विथ एप्पल्स अंटिल नो मोर वुड गो इन। अब वो तो कहां सड़े हुए कहां खाता, वो खुद से नहीं खाता, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया और उसके मुंह में वो धूस धूस के भर रहा है। किसके मुंह में? जो सोया हुआ था। बट ही वॉज वेरी टेरिफाइड, वो काफी ज्यादा टेरिफाइड था, काफी ज्यादा टेरिफाइड था। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी? आप ये मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? आप ये मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? आस्क्ड द मैन। किसने कहा? उसने कहा यार मेरा कसूर क्या है? मैं सोया हुआ था, थोड़ी मेरे आपसे कोई दुश्मनी है, आप मुझे मेरे ऊपर ये जुल्म क्यों कर रहे हो? जो हम अक्सर बेशतर करते हैं, यानी जब किसी के साथ दुनिया में कोई बात उसको लगता है मेरे साथ बुरी हो गई, तो कहता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप इसको रिलेट कर रहे हैं ना आप? हम अक्सर बेशतर कहते हैं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मैं ही बीमार क्यों पड़ता हूं, मुझे ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही नुकसान, मुझे ही घाटा क्यों पड़ा। तो अक्सर बेशतर इंसान इस किस्म की शिकायतें करता है जिंदगी में। What have I done to offend you? और ये भी हम अक्सर अल्लाह के सामने सोचते हैं, या अल्लाह मैंने कौन सी गलती की, मैंने कहां पर आपकी यहाँ वो की तो मेरे साथ ये मुसीबत आ रहा है। तो ये शख्स इस आदमी से कह रहा है What have I done to offend you?
क्या मैंने कोई तौहीन किया आपकी जिससे आप ऑफेंड हो गए, जिससे आपको गुस्सा आया और आपने इस तौहीन की वजह से मेरे साथ आप ये कर रहे हैं? इफ यू हैव ए क्वारल विथ मी, अगर आपको मेरे साथ कोई झगड़ा है, सेटल इट विथ योर स्वर्ड, फिर अपनी तलवार उठाओ और मेरा सार धड़ से अलग कर दो। अगर मेरी आपसे कोई लड़ाई है, क्यों मार रहे हो मुझे इस तरह से? फिर मुझे सीधा मार ही डालो। यानी इतना वो उसको पीट रहा है। जैसे हम अक्सर बेशतर वो आदमी परेशानी में कहता है, या अल्लाह अब अल्लाह ना करे मौत ही आ जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना। इतना इसने उसको मारा, तंग किया इतना। ओह कर्स्ड वाज द आवर दैट यू फर्स्ट सॉ मी, मैं लानत भेजता हूं उस वक्त को। कर्स का मतलब लानत होती है, और यहां पर इसका अपोजिट ब्लेस आता है। कर्स का अपोजिट क्या आता है? ब्लेस आता है। मैंने उस दिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको सिखाया था, याद है? मुझे सब याद है, लेकिन आपको याद दिलाना पड़ता है। मुझे यह भी याद है किस तरह से मैंने आपको बोर्ड पर वो पढ़ाया था। कहां लिखा था? बॉटम पर लिखा था, नीचे मैंने वो लिखा था कर्स, मैंने लिखा था बॉटम। है याद मुझे? ओके, सो ओह कर्स्ड वाज द आवर, मैं लानत भेजता हूं उस वक्त को। इसकी मीनिंग यही बनेगी, दैट यू फर्स्ट सॉ मी, जब आपने मुझे देखा। कैसा मनहूस वक्त था जब आपने मुझे पहले देखा। एंड ब्लेस्ड इज द मैन हु नेवर सेट्स आइज ऑन यू, और वो शख्स कितना मुबारक है। ब्लेस्ड वहीं पर है जो मैंने कहा, अपोजिट्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ब्लेस्ड वो शख्स है, वो शख्स मुबारक है। वो शख्स कितना मुबारक है, वो कितना अच्छा है वो शख्स जिसने कभी भी आप जिसकी आंखें कभी भी आप पर ना पड़ी, यानी जिसने आपको कभी नहीं देखा। तो यहां पर सेट्स आइज ऑन, ये लफ्ज जो है इसको आप अंडरलाइन करेंगे। सेट्स आइज ऑन ये असल में एक ईडियम है। जैसे आपको मैंने पिछले दिनों क्या सिखाया था? फ्रेजल वर्ब। क्या सिखाया था? फ्रेजल वर्ब। और मैंने कहा था फ्रेजल वर्ब हेलो, फ्रेजल वर्ब की मैंने कंस्ट्रक्शन बताई थी। अच्छु सिर्फ अंडरलाइन करूं पच्चू में आकुन मुचुन बे, आप इतना टाइम क्या लगाते हो? मतलब लाइन डाली, मसला खत्म। फॉर्चून तो पेंसिल आसन अड़न अथस क्या, जैसे मतलब जंचु तो हर रटी वनी। आपको मैंने बार बार कहा कि अपने हाथ में पेंसिल रखो, सामने नोटबुक रखो, और इसके अलावा अपनी बुक को अच्छी तरह से, और जहां मैं कहूंगा अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो। मैंने अभी तक 2-4 वर्ड्स के बारे में आपको बताया, आपने अंडरलाइन नहीं किए होंगे बहुत सारे लोगों ने आप में से। सो cursed was the hour that you first saw me, और मैंने कर्स कहा कि कर्स जो है ये असल में ब्लेस का अपोजिट है। अपोजिट मीनिंग इनकी है। कर्सिड का मतलब होता है लानती, और ब्लेसड का मतलब होता है मुबारक, जिस पर अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। लानती का मतलब है जिससे बरकत उठा ली जाए। एक मतलब इसका यह भी है जिसमें बरकत ना हो, उसको लानत वाला कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इज द मैन हु नेवर सेट्स आइज ऑन। सेट्स आइज ऑन ये असल में ईडियम है, सेट आइज ऑन। सेट आइज तख्त की बांध के देखना। इसका भी उसी तरह मतलब होता है जिस तरह मतलब फ्रेजल वर्ब्स का होता है। यह भी एक एक्सप्रेशन होता है जिसकी लिटरल मीनिंग नहीं होती है। अथयम लिटररी वर्ड मानशा आसन अथमन शुनु सुमतलब आसन के युस मतलब असली छु। तो एक एक्सप्रेशन होता है, और यह आम तौर पर जो लोग इस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो इसकी मीनिंग वो बताते हैं, वही हमें भी सीखनी पड़ती है। इसका मतलब आप वर्ड बाय वर्ड नहीं निकाल सकते। तो यह भी ईडियम जो है ये फ्रेजल वर्ब्स की तरह होता है। इनकी डिफरेंस क्या होती है इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा, यहां वो मुमकिन नहीं है इस वक्त। लुक माई माउथ इज पावरिंग विथ ब्लड एंड वर्ड्स। और ये पावरिंग विथ रेन असल में एक ईडियम है। पावरिंग विथ रेन यानी जब जोरदार बारिश होती है तो उसको पावरिंग विथ रेन। यहां इसने बड़ी चालाकी से उसी तरह का ईडियम इस्तेमाल। यहां ईडियम नहीं है, यह ईडियम नहीं है, लेकिन ईडियम की तरह इसको बनाया है। ईडियम की तरह इसको बनाया है इसने। यहां
रेन की जगह ब्लड, यानी बहुत सारा खून उसके मुंह से आ रहा है। इसने उस तरीके का कंस्ट्रक्शन यहां बनाया। एंड वर्ड्स, और मेरे मुंह से दो ही चीजें निकलती है, या तो खून निकल रहा है या फिर अल्फाज निकल रहे हैं। आपको मैं बोलने के लिए बातें या कर रहा हूं, या मेरे मुंह से इस वक्त खून निकल रहा है। ओ गॉड आई बेग दी, उस दिन मैंने बताया था प्रोनाउन उसको पढ़ाते पढ़ाते, रीपे हिम इन लाइक मैनर। खान साहब बड़े परेशान हो गए जब मैंने कहा दी। तो ये दी जो है, इसके बारे में एक कहानी है, और चलिए मैं सुनाता हूं। अगर आप ओल्ड इंग्लिश देखेंगे तो उसमें पुराने इंग्लिश में जिस तरह हम जेर जबर पेश का इस्तेमाल करते हैं ना इन लैंग्वेजेस में, उर्दू में, फारसी में, या खास तौर पर हम अरबी में करते हैं, जेर जबर पेश का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू फारसी में कम ही होता है, लेकिन होता है। इसी तरह इनको डायआर्किकल मार्क्स कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ मार्किंग्स होती हैं, उनको डायआर्किकल मार्किंग कहते हैं। तो ये डायआर्किकल मार्किंग पुराने जमाने में अंग्रेजी में भी होता था। किसमें? ताते जेर जबर पेश। अगर कोई चीज लंबा पढ़ना पड़ता तो उसके ऊपर एक लाइन लगाई जाती थी, इसी तरह डॉट लगाए जाते थे, इसी तरह नीचे लाइन लगाई जाती थी किसी भी लेटर पर। समझ रहे हैं? खासकर वॉवेल्स पर यह होता था। तो वहां पर मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, दी की कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि दी का मतलब अगर आप उर्दू में निकालना चाहेंगे, इसका मतलब है तू, उसका मतलब है तू। और ओल्ड इंग्लिश में इसके दो वर्जन हमें मिलते हैं, एक THE और ऊपर लाइन डायआर्किकल मार्क बना हुआ, और एक और THU और उस पर एक लंबी लाइन, और उसकी प्रोनाउंसिएशन वो थू करते थे। तो उसी को उर्दू और उसमें अब आप देखेंगे हम उसको तू बोलते हैं, तू और तुम। समझ रहे हैं मेरी बात? ये दी की कहानी है। THU एक इसका असल ओरिजिन, दी का एक असल ओरिजिन जो है हमें पुराने अंग्रेजी से मिलता है। एक THE और उसके ऊपर एक डायआर्किकल मार्क, और THU उसके ऊपर डायआर्किकल मार्क, और उसकी प्रोनाउंसिएशन थू वो करते थे, थू। तो यही थू जो है हम उसी को तू आज बोलते हैं अकेले के लिए, और तुम बोलते हैं सबके लिए। बात समझ आई? देखा कनेक्शन किस तरह से होता है जुबानों का। तो ये दी है मतलब तुम, यानी तू, यानी ये अल्लाह से मांगता है। और मैंने उस दिन भी आपको कहा, अब ये क्लासिकल्स में होता है, कोई मजहबी किताब जो होती है उसके ट्रांसलेशन में हम ये दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ फिर वर्ब्स का भी एक पैटर्न चेंज होता है, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, उसमें TH का वो लगता है, फिर आगे उसमें प्रीफिक्स लगता है। तो इस वक्त वो और आपकी वो लेवल भी नहीं है। इंशाल्लाह आगे चलकर कभी मैं इस पर और लंबी बात करूंगा। आई बेग दी रीपे हिम इन लाइक मैनर, या अल्लाह मैं तुमसे दुआ करता हूं जिस तरह मेरे साथ ये कर रहा है इसी तरह इसके साथ भी कर। इसका बदला तू ही दे सकता है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, अब तू ही मेरी तरफ से इसका बदला ले ले। कौन कह रहा है? यानी बद्दुआएं दे रहा है ये शख्स। Yet however much the man cursed, the wise man continued to shower him. यहां पर है shower him with, ये भी idiom है, shower him with। और जितनी वो उस पर लानत भेज रहा है, लानत मलामत कर रहा है, उतने ही ये शख्स गौ से और जरबे लगाता जा रहा है। कौन? राइडर। समझ रहे हैं? सो यू हैव, अच्छा, Yet however much the man cursed, जितना वो उसके साथ गाली गलोच लानत मलामत कर रहा है, the wise man continued to shower him with blows, लेकिन वो भरपूर तरीके से उसको मार कुटाई कर रहा है उस डंडे से। वो ये नहीं देख रहा है कि ये मुझे गालियां दे रहा है, ये मुझे बद्दुआएं दे रहा है, वो चला जा रहा है और करता जा रहा है अपना काम। Keep running, shouted the wise man, दाना आदमी ने उसे कहा, दौड़ते जाओ फटाफट, यहां मत रुको, दौड़ो फटाफट दौड़ो। एंड द मैन केप्ट रनिंग फ्रॉम हिज परस्यूअर, अब जो उसका पिछाड़ी था, उसके पीछे भागने वाला ये शख्स, वो तो उसको मार रहा था, इसलिए उसको दौड़ना ही था, तो वो भाग रहा है आगे और ये इसके पीछे भाग रहा है।
पिकिंग हिमसेल्फ अप, और पिकिंग अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है, पिकअप। समझ रहे हैं मेरी बात? तो पिकिंग हिमसेल्फ अप ऑफ द ग्राउंड व्हेनेवर ही फेल फर्स्ट ऑन हिज फेस, जब भी वो जमीन पर गिरता था वो अपने आप को फिर संभालता था, फिर खड़ा होता था। लड़खड़ा के वो गिरता था लेकिन फिर अपने आप को पिकअप करता था, उठाता था अपने आप को। पांव पर खड़ा होना भी पिकअप का मतलब है। और पिकअप आप करते हैं किसी शख्स को, जब आपको कोई बोलता है कि मैं फलानी जगह से आऊंगा, फिर रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा, तो मुझे पिकअप के लिए आ जाना, तो उसको भी पिकअप कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है। सिट अप विथ एप्पल्स हिज बॉडी कवर्ड इन कट्स एंड ब्रूजेस, बहुत सारे उसके अब म्यादे में बहुत सारे सेब चले गए और वो सेब अच्छे भी नहीं थे, वो रॉटन थे, वो खराब हो गए थे, सड़े हुए थे। और अब इतना ही नहीं बल्कि उसका सारा जिस्म जो है उस पर जख्म और दाग लगे हुए थे। और ब्रूज का मतलब होता है रतबैन यथस कशिर पठ वनान। ही वाज चेज्ड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, आगे से भी और पीछे से भी। कभी वो आगे बोलता है तो ये सामने से आता है और पीछे की तरफ भगाता है उसको, ये पीछे की तरफ भागता है तो वो फिर सामने आ जाता है और उसको फिर आगे की तरफ भगाता है। समझ रहे हैं? तो इधर उधर भगा के ले जा रहा है उसको। एंड फॉरवर्ड बाय द वाइज मैन अंटिल नाइट फॉल, और ये उसने पूरा दिन खत्म होने तक किया, जब तक रात शुरू नहीं हुई तब तक ये उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। व्हेन ही वाज सीज्ड बाय अ वायलेंट बाउट ऑफ वॉमिटिंग, तब क्या हुआ? अब उसको काई होना शुरू हो गई, मतली आ गई उसको। बाउट ऑफ वॉमिटिंग का मतलब है काई करना, काई आ जाना, और अब उसकी काई शुरू हो गई। किसकी? जिसने स्नेक को खा लिया था, इसमें जिसको ये पीट रहा था, अब उसके काई लग गए। एवरीथिंग केम अप, सारा निकल गया, इंक्लूडिंग द स्नेक, सांप भी बाहर आ गया। When the man saw the ugly black reptile, अब इस शख्स ने जब देखा कि मैंने वोमिट क्या किया, उसने सांप को देखा, काले रेप्टाइल को देखा, तब उसको क्या पता चला? He forgot all about the beating he had received. अब वो भूल गया जो उसको मार कुटाई हो गई थी। यही होता है इंसान के साथ, जब वो मुश्किलात से गुजरता है फिर उसको कामयाबी मिलती है, उसको सारे मुश्किलात भूल जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? So and fell on his knees, वो अपने घुटनों के बल झुक गया। ट्रूली ही सेड, फिर उसने कहा यकीनन, हकीकत में, यू आर एन एंजल फॉर मी। जिस शख्स को अभी वो कर्ज कर रहा था, अभी लानत भेज रहा था, मलामत कर रहा था, उसको गालियां दे रहा था, अब उसको क्या कह रहा है? यू आर एन एंजल, आप मेरे लिए फरिश्ता हो, आप मेरे लिए फरिश्ता हो। ओह ब्लेस्ड इज द आवर, कितना मुबारक था वो वक्त। अभी क्या कहा था? कितना कर्जर था वो वक्त, अपोजिट है ना? कितना मुबारक था वो वक्त, दैट यू फर्स्ट सॉ मी, जब आपने मुझे देखा। अब ये उसका उलट कर रहा है। फॉर आई वॉज डेड एंड यू हैव गिवन मी न्यू लाइफ, क्योंकि मैं तो मर ही जाता अगर आपने मुझे ये नई जिंदगी नहीं दी होती। लेकिन नई जिंदगी उसको मिली कैसे? मुश्किलात से। समझ आई बात? जब उसने मुश्किलात फेस किए। हैड आई नोन, काश मुझे पता होता, हाउ कुड आई हैव सेड सच फूलिश थिंग्स, काश मैं जानता इसके बारे में, मैं ये बेवकूफाना बातें आपसे कभी नहीं करता। अब ये नादिम है अपनी उन बातों पर। इसीलिए जब मुश्किलात आए तो इसका मतलब यह है कि इंसान को जुबान से फूलिश बातें नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वो पछतावे में आएगा। बाद में उसको पता चलेगा कि ये जो है, ये जो मेरे साथ हुआ ये अच्छा ही हुआ। मैं आपको यहां अपनी एक कहानी सुनाऊंगा। आप देख रहे हैं मुझे कि मैं काफी अरसे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पता है इसके पीछे राज क्या है? हालांकि मैंने आपको बताया, जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ना तो छठी जमात में हमने अंग्रेजी शुरू की थी, 6th में, तब तक हम उर्दू में पढ़ रहे थे। फिर एक ही बुक थी 8th तक, सिर्फ एक बुक अंग्रेजी में थी। उसके बाद 9th में और 10th में हमने 2 किताबें अंग्रेजी में पढ़ी, एक साइंस पढ़ा, 3 किताबें, साइंस, मैथ और इंग्लिश, बाकी सारा उर्दू में। अब इतना अच्छा अंग्रेजी कैसे मैं पढ़ रहा हूं, इसके पीछे इसी तरह की एक कहानी है। वो क्या है? जब मैंने 12th का एग्जाम दिया तो उस जमाने में कैंसिलेशन होती थी पेपर्स की, बच्चे नकल करते थे, यहां हालात ठीक नहीं थे तो बच्चे नकल करते थे, और कैंसिलेशन की वजह से फिर हमारा पेपर ही अगले साल फिर देना पड़ता था। तो 4-5 मरतबा मेरा अंग्रेजी 12th का कैंसिल हो गया।
मैंने ग्रेजुएशन दूसरी तरफ से कंप्लीट की, लेकिन मेरा 12th का अंग्रेजी अभी बाकी ही था। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैंने बार बार उस अंग्रेजी को पढ़ा, बार बार ग्रामर सीखा, बार बार मैं टीचर के पास गया उसको पढ़ने के लिए। नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला कि मुझे एक अच्छी कमांड अंग्रेजी की हाथ में आ गई। और अगर मैं उस वक्त ये कहता या अल्लाह ये क्या मेरे साथ ही क्या होना है, तो मैं कभी शायद इतनी अच्छी अंग्रेजी ना पढ़ा सकता था ना पढ़ सकता था। बात समझ रहे हैं मेरी? Had you given me the slightest hint as to what you were really doing, काश आपने मेरा हल्का सा भी इशारा देते। आप स्लाइड टेस्ट इसमें भी हम पढ़ेंगे आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसको एडजेक्टिव में बोलते हैं। Instead you kept quiet, और उल्टा आपने क्या कर दिया? आप खामोश रहे। And carried on beating me in silence, और आपने अपना काम जारी रखा जो आपको करना था। आपने मुझे पिटाई की, आप सिर्फ पिटाई में लगे रहे, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब वाइज मैन बोल रहा है, हैड आई टोल्ड यू अबाउट द स्नेक, अगर मैं आपको सांप के बारे में बता देता, रिप्लाइड द वाइज मैन। ये किसने जवाब दिया? वाइज मैन ने। और इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। मैंने आपको पढ़ा है और इस लेसन में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा किस तरह से ये होता है, इसकी चेंज कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको याद रखना। और जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उस वक्त आपको आसानी होगी। यू माइट हैव डाइड ऑफ फ्राइट, आप तो उसी वक्त मर जाते खौफ से अगर मैं बोलता कि आपने सांप खा लिया है या सांप घुस गया आपके पेट में। ये तो सुनने से ही इंसान का मतलब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। You would have been so terrified, आप इतने डर जाते that you would not have been able to eat nor to vomit, ना आप कुछ खा सकते ना फिर काई कर सकते थे। वॉमिटिंग का मतलब काई करना, ये आप दोनों नहीं कर सकते थे, बल्कि आप मर ही जाते। I heard you abuse me, मैंने देखा आप मुझे लानत मलामत कर रहे हैं। But carried on with what I had to do, लेकिन मैंने वो काम छोड़ा नहीं जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपना काम जारी रखा। मैंने आपकी गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया। रिपीटिंग टू माई सेल्फ, उस वक्त मैं अपने आप के साथ ये दोहरा रहा था, ये कमिटमेंट कर रहा था। क्या? ओ लॉर्ड मेक इट इजी, या अल्लाह इसको आसान बना दे, या अल्लाह इसको मेरे लिए आसान बना दे, मुझे गुस्सा ना आए और मैं चला जाऊं यहां से। मैं सोच रहा था आप मुझे गालियां दे रहे हैं, आप मुझे लानत मलामत कर रहे थे, लेकिन मैं अल्लाह से मांग रहा था कि मुझे वो हिम्मत, ताकत, हौसला दे कि मैं आपका ये काम करूं और आप आसानी से जो है इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करें। देन कम्स अडॉप्टेड फ्रॉम रूमी, जो इसमें लिखा हुआ है। एंड हियर आर सम न्यू वर्ड्स: स्लाइड, डिसमाउंट, क्लब, ब्लो, abruptly, fled, rotten, stuff, offend, pursuer, bruise, nightfall, fright। इन्हीं का ग्लोसरी में जो है अंग्रेजी में मीनिंग है, उर्दू में भी मैं बताऊंगा। स्लाइड का मतलब है मूव स्मूथली, सरकना, इसको हम उर्दू में कहते हैं। आपको मिल जाएगा इसका वो ट्रांसलेशन, आपको बाद में मिलता है, पीडीएफ में मैं देता हूं आपको। डिसमाउंट, गेट ऑफ ए हॉर्स, बाइसिकल और मोटरसाइकिल, आप डंकी का भी इजाफा कर सकते हो। तो नीचे उतरना, किसी चीज से नीचे उतरना। क्लब, ए हैवी स्टिक, जिसको हम डंडा कहते हैं। एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, अचानक। फ्लेड, रैन अवे, फरार हो जाना, किसी जगह से भागना। रॉटन, डीके, कोई चीज जब खराब हो जाए, गल सड़ जाए। समथिंग दैट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड, ऐसी चीज जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कोई चीज घर में मेवा सड़ जाता है, क्या हम फिर उसको खाते हैं? नहीं खाते, लेकिन उसने उसको खिलाया। ये कहानी में हमने पढ़ा, जो सड़ा हुआ है उसको हम नहीं खाते। सिट अप, ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है कंप्लीटली फिल विथ समथिंग, किसी को भरपूर कोई चीज भर देना अंदर, उसको सिट अप कहते हैं। जैसे हम मुंह में ठोंसते हैं कभी बहुत ज्यादा, है ब्याग उसने क्यों क्या बई क्षमा सर हैं, पात किसी एकदम, उसके बाद शुरू हो जाती है। ऑफेंड, मेक समवन अपसेट और एंग्री, किसी को नाराज करना, इसको ऑफेंड कहते हैं। परस्यूअर, समवन हु चेजेस, जो आपका पीछा करे, पीछा करने वाले को हम परस्यूअर कहते हैं। ब्रूज, ए डार्क एरिया ऑन द स्किन वायर वन हैज बीन हर्ट, जब चोट आ जाती है, इसको हम रतबैन उर्दू में कशिरपट कहते हैं। अच्छा, इस क्या वनन? रतबैन, तो उसको ब्रूज कहते हैं। जख्म का दाग जो होता है, अंदर से असल में जख्म होता है, लेकिन उसका उसका जो स्किन जो होता है वो असल में टूटता नहीं है, तो फिर स्किन के अंदर ही वो सारा ये जो खून होता है वो जम जाता है, तो उसको हम ब्रूज कहते हैं। नाइटफॉल यानी द टाइम इन द इवनिंग व्हेन इट इज डार्क, यानी जब
आगाज़ शब हो जाता है, जब रात शुरू हो जाती है शाम के बाद, तो उसको हम नाइट फॉल कहते हैं। और फ्राइट का मतलब है खौफजदा होना, शॉक एंड फेयर अंग्रेजी में इसको कहते हैं। क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट।